चलिए ठीक है। तो आज ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज केप्लर्स लॉ। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक। काफी मेहनत से हमने इसको कंप्लीट किया है, राइट। एक्स्ट्रा क्लासेस, लंबे लंबे क्लासेस, कुछ लंबी नहीं थी, सिर्फ 2-2.5 घंटे की थी, बट ठीक है। तो अपन है लेक्चर 5 पे, केप्लर्स लॉ की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, आज का जो ये लेक्चर है ना, इसका ऑब्जेक्टिव एक तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो मतलब क्या ही होगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज आप एक ऐसे इंसान का पूरी जिंदगी की मेहनत पढ़ोगे कि वो इंसान पूरी जिंदगी बस तारों को देखता रहा, उसको ऑब्जर्व करता रहा, कैलकुलेशंस डायरी में लिखता रहा और वो चला गया इंसान, राइट। फिर उसके असिस्टेंट ने उसे रिजल्ट्स कंक्लूड करे, उसको पढ़ा। ये लाइक इमोशनल यार, ठीक है, तुम मजाक कर रहे हो। एंड द थर्ड वन इज कि आपको अपने प्लैनेट के, अपने यूनिवर्स के, अपने थोड़े से ना सन, सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में बहुत अमेजिंग जानकारियां आज मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बस यही ऑब्जेक्टिव है। एक तो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोथ नीट एंड बोर्ड, ठीक है। द अदर वन इज टाइको ब्राहे, and the other thing is you will know about sun and planets motion actually. ठीक है, this is what we will cover in today's lecture. चलिए, थोड़ा राइटिंग गंदी हो रही है। ओके, तो आपको पता है ग्रेविटेशन का है दिस थिंग, ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं, बात करेंगे, और आज मुझे बहुत मजा आएगा इसको मार्क करने में, एंड में करेंगे। कैप की बात करते हैं फटाफट से। कोई बच्चा मुझे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन सब के बारे में बता दो, बताओ। क्या बता रहे हो तुम लोग? मजा आ रहा है सुनते। थोड़ा सा बताओ तो बाकी लोगों को भी सुनाई दे। ओके ज्योति, और नहीं यार, तुम्हें पूछना कुछ भी। मैम कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। बेटा नोट्स तो अपलोड हो गए थे, लेक्चर तो अपलोड होने में टाइम लग गया क्योंकि कल ऑफ था। वो आज अपलोड हुआ है, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, बट नोट्स तो अपलोडेड थे। मैम मुझे देखना था, मैंने नहीं अटेंड किया था। ओके, कोई नहीं, आज का लेक्चर तो फिर भी इंडिपेंडेंट है। केप्लर्स लॉ के बारे में बातें, अलग अलग बातें होंगी, बट बस रिकैप के लिए मुझे चाहिए था। भाई तुम लोग बहुत प्यारे हो। मैम और एस्केप ये वेलोसिटी sarcastic। के हमने हाँ, 4 केस पढ़े थे उसके अंदर, थैंक यू। और उसका लास्ट में फॉर्मूला था अंडर रूट में 2gm/r करके, यही था ना शायद। देखो मैं फटाफट बताती हूँ। ये रही अर्थ, हमने 4 केस पढ़े थे, और 4 केस कुछ ऐसे थे कि एक बार आपने स्पीड बढ़ाकर उसको वेलोसिटी दी, तो यस, उसने कुछ इलिप्टिकल पाथ कवर किया, ठीक है। फिर हमने और वेलोसिटी बढ़ाई तो उसने एक सर्कुलर पाथ कवर किया। ये जो सर्कुलर पाथ है, इस टाइम वेलोसिटी gr है, जो कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर हमने इससे भी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसने फिर से, नहीं नहीं, एक इलिप्टिकल पाथ ही फॉलो किया है, ठीक है। एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो किया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस वन इज द थर्ड केस। तो अगेन इट्स अ इलिप्टिकल पाथ। एंड द लास्ट वन इज कि जब वेलोसिटी हमने और ज्यादा बढ़ा दी तो क्या कर गया ये पार्टिकल, इस तरीके से एस्केप कर गया। थोड़ा सा नीचे बना देता है,
हाँ देखो ये सब चीजें अर्थ से चल रही है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे एस्केप करा, और ये जो वेलोसिटी जिसपे वो एस्केप करा दैट इज √2 g r, और ये आई थी आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये था आपका पैराबोला, ठीक है, द फोर्थ ट्रेजेक्टरी। अगर आप इसके बाद भी बढ़ाते हो तो भी पार्टिकल ऑब्वियसली बाहर ही जाएगा, बट इस बार ये फिफ्थ वाली ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, एंड फिफ्थ ट्रेजेक्टरी इज हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। हम आपको पैराबोला और यही हाइपरबोला में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मैंने आपको ग्राफ बताए थे। हाइपरबोला इज दिस, इफ दिस इज योर अर्थ तो हाइपरबोला ऐसा होता है, और Yes, अगर सोचो अर्थ इधर है तो पैराबोला इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत गलत बात है अगर आपको याद नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट लेक्चर जो है फोर्थ लेक्चर, उसके नोट्स आप रिवाइज करो, लेक्चर देखो, डाउट आए तो मुझसे पूछो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब बात करते हैं एक इस वाले फॉर्मूले को, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अर्थ के सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर अर्थ के सरफेस पर हम किसी पार्टिकल को लॉन्च करते हैं तो उसे एस्केप होने के लिए √2 g r इतना वेलोसिटी चाहिए रहता है। ऐसे ही अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं, ओके, अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √g r होती है। ठीक है, मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो भी बताया था ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये भी जब क्लोज टू अर्थ सरफेस की ही आप बात करोगे, याद है, ये हमारे डिस्कशंस हुए थे। फिर हमने एनर्जी निकाली थी सैटेलाइट की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, याद है? यस Yes, मैम। है ना, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस दिस थिंग। मैंने आपको बताया था माइनस का मतलब क्या होता है, कि वो बाउंडेड है। यस, वेरी गुड। इसको आप बाइंडिंग एनर्जी भी इसी वजह से बोलते हो, क्योंकि आप ये बाउंडेड स्टेट में अगर आपको इसको फ्री कराना है, एस्केप कराने वाली सिचुएशन में लेके जाना है, तो आपको इतना एनर्जी देना होगा। खैर, ये सारी बातें कल की थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आपको दिए थे होमवर्क में, ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे। मुझे इसका आंसर बताओ क्या आया है किसका, या किसी को कोई इश्यू है तो भी डील करें। हाँ शिवानी बोलो। हाँ शिवानी बोलो बेटा। अच्छा ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली, दैट्स गुड। देखो यहाँ आपको बोला है, एक सेकेंड, यहाँ आपको बोला है वी हैव 2 satellites which are moving around the earth in circular orbits at height r and 3r। ठीक है, लेट्स से सैटेलाइट ए वो अर्थ सरफेस के ऊपर r हाइट है, यानी कि अर्थ के सेंटर से तो 2r डिस्टेंस पे हुआ ना, राइट शिवानी? yes मैम। ओके, मेरा गाना शुरू हो गया था। ठीक है, 4r। अब आपके पास हर्षित, मैंने डायरी में लिख लिया है बेटा कि आपसे मिलना है पर्सनली, ठीक है? ओके, तो R is 2r, R is 4r, हमको इतनी चीज समझ में आती है। अगर हमको इतना समझ में आता है तो उसके बाद हमारे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमसे बोल रहा है कि आपको काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो बताने हैं, और बल्कि साथ में एक क्वेश्चन और कर लेना आप बाकी बच्चे भी कि पोटेंशियल एनर्जी और बताओ। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो बेटा अभी अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया, G लाइक दिस, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अब एक बात बताओ, G, M और M तो सब में कांस्टेंट है भाई, इस वाले केस में भी यही चीज रहेगी। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी इस R प्राइम में। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ B और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ A है तो मैं इनका रेशियो ना ले लूं उस तरीके से, yes A बाय, मैम। है ना? तो यहां पर आ जाएगा R प्राइम बाय R। अब R प्राइम कितना है? 4R, और ये कितना है? 2R। तो आप समझ गए, 2 मैंने आपको एक, हाँ, अब मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी और बता दो, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर आप एक ही रखोगे तो आप यही तो रखोगे,
जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर r है, और अगर मैं b की आपको बोलूं कि b की निकालो, तो आप इसको ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे r प्राइम रखकर, राइट? यस मैम, सेम आएगा। वैल्यूज पुट कर दो, हाँ वैल्यूज पुट कर दो, ये r a है ना, सेम ही आएगा। चलो फिर भी आप पुट कर देते हैं, इट इज 2r एंड हियर इट इज 4r। अगेन आप इनको सॉल्व करोगे, देखो जब भी कभी रेशियो की बात हो ना, तो इसको बड़े ध्यान से करना कि बहुत सी चीजें कट जाएंगी, आपको यूज ही नहीं करना उनका। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिवर्स आ रहे हैं ये, तो एक ही साथ 4r आ जाएगा, ऐसे 2r, और ये अगेन देखो 2 ही आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन बताइए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का। क्या आंसर आ रहा था बच्चों का? मैम ए ऑप्शन। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ही सही था। इसको बताना है कि आगे चले? अगर किसी भी एक भी बच्चे का नहीं आया तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट, बाकी आने तो अच्छी बात है। करा नहीं है ना हर्षद तुमने? मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ना मैं। हाँ शिवानी? मैम उसका बी आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऑप्शन ए आएगा। अब शिवानी ने जेन्युइनली पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके पीयूष, तुम्हारा भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, हर्षद ने तो क्वेश्चन ही नहीं करे। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि हम किसी सैटेलाइट जिसका मास m है उसे लॉन्च कर सकें फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इन चीजों पर ध्यान दें कि अर्थ के सरफेस से वो लॉन्च किया जा रहा है, और आपसे मिनिमम एनर्जी पूछा, यानी कि आपसे फिफ्थ केस नहीं पूछ रहा, वो बस इतना पूछ रहे कि आप उसे फ्री कर दो। एनर्जी उसके पास होना हो हमें कोई मतलब नहीं, बस फ्री स्टेट में वो हो। ठीक है, अर्थ का रेडियस r है, सर्कुलर ऑर्बिट उन्होंने आपको बोला है, और एल्टीट्यूड 2r दिया है। गिवन कंडीशंस को ध्यान से पढ़कर अपने आंसर के लिए ना यूज कीजिए। चलिए अब हम इन पे काम करते हैं। बस बेसिक सी बात है भाई, हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकाल लेते हैं, और क्या ही है, बताओ कितनी है टोटल एनर्जी? ऐसे समझो जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, मैम वो ऑलरेडी, पोटेंशियल। हाँ एक सेकंड बस एक मिनट डायग्राम बना दो। वो अर्थ देखो r डिस्टेंस पर है भाई, अर्थ सरफेस का मतलब यही तो है कि हम r रेडियस के ऊपर उसको लॉन्च करने वाले हैं, और उसको मैं कितने हाइट तक लेके जाने वाली हूँ? 2r हाइट तक लेके जा रही हूँ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज 2r, तो वो यहां पहुंच जाएगी सैटेलाइट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लोकेशन, दिस इज सेकेंड लोकेशन। अब एक बात बताओ, आपको जो एनर्जी देनी है वो कितनी देनी होगी? अगर E1 एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पर है, E2 एनर्जी E2 पोजीशन पर है, तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच यू नीड टू डिलीवर इज E2 माइनस E1। यस मैम। यस, तो आप एक काम कीजिए, आप फटाफट से टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट, कोई प्यारा बच्चा आना चाह रहा है या हाँ, तो आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल मतलब सम कर दीजिए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी। सबसे पहले आप पॉइंट 1 पर निकाल दीजिए। तो बेटा पॉइंट 1 पर क्या लिखोगे, बोलो जल्दी। हाँ स्क्वायर। यस मैम। अच्छा इसको भी छोड़ो, तो हमें इसकी पता है ना कि वैल्यू क्या आती है, याद है जी वाली, ये ऐसे पॉइंट समथिंग थी ना, नहीं ऐसे आएगी ना, तो ये वाली। यस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मैम यहाँ पे आ रहेगा सिर्फ। हाँ जी, तो ये हो गया आपके पास दिस थिंग। अब अगर आपको E2 निकालना है तो सिंपली लिख दूं, E2 क्या हो जाएगा? ध्यान रखना 2r ये ऊपर है, r नीचे भी होगा, तो टोटल जो ये हाइट लोगे 3r लोगे। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। अपने को चाहिए कितनी एनर्जी देनी है, कितनी देनी है, रख दीजिए वैल्यूज।
ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1/6 माइनस, एक मिनट रुको, क्या कॉमन लिया हमने, 1/6 माइनस 2, ओके। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, +1/2। माइनस का नहीं बचेगा, मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, सब सही चल रहा है ना? मैम पक्का? माइनस mm। अरे यार मेरी आवाज वापस आ जाती है। एक सेकेंड, अरे shit, एक चीज हमने गलत कर दी ना। देखो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने भी नहीं बताया मेरे को, ये चीज तो 0 होगी, ये कैसे आएगी, अभी तो हम लॉन्च कर रहे हैं ना उसे, है ना? यस यहाँ पे हम इसको तो 0 लेके चलेंगे ना, ये मैंने इसको हटा देते हैं, ½ mv² लिखते हैं, पक्का ना? समझ में आई वाली चीज, हम फ्लो में आगे चले गए। ये जब हम .1 पर ही बात करें तब तो हमने कुछ ऐसी वेलोसिटी दी नहीं है, इसके बाद हमको एनर्जी देनी है कि ऊपर जाए, तो सिर्फ इसके पास उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, विच इज दिस थिंग, राइट? तो यहाँ पर आपको -1 करना पड़ेगा ना, देखो समझ में आया, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक माइनस है तो वो पहले प्लस हो चुका होगा, उसमें से आपने माइनस और कॉमन ले लिया, ओके? तो ये इस तरीके से आएगा, इसको सॉल्व कर दो, इट इज माइनस का 5/6 अंदर बचेगा, माइनस बाहर, तो 5 दिस 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 एंड दिस, ठीक है? समझ में आया या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है मैम। मैम क्लियर है। चलिए, आज इंडिया का मैच थोड़ी है, इंडिया का मैच है मैम ऑस्ट्रेलिया का बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैम साउथ अफ्रीका की विकेट उन्होंने कितनी गिराई और वो रन भी नहीं बना पाए, और बीच में फिर बारिश भी आ गई। ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक खेल रही है। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत फ्लो में लेके जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? इसके 3 लॉज हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। पता है फर्स्ट लॉ हमसे सिंपल बस ये बोलता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। हम सोचते थे कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन कैप्लर के लॉ ने बताया कि नहीं, ये तो एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करता है। अब इलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या है, यानी कि हमें इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे मेरी तरह हो सकते हैं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें मैथ्स नहीं आती, ठीक है? तो उनके लिए मैंने मैथ्स पढ़ी है थोड़ी सी, एक बार नहीं बोला किसी ने कि मैथ्स आती है मुझे थोड़ी सी। मैम अब देखो ना, देखो, हमने हार दिए आपके लिए इतने सारे। आप हमें ओके देखो मैं थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। इलिप्स में क्या होता है, हमारे पास 2 फोकस होता है, ठीक है? अभी बाद में बात करेंगे फोकस फोकस क्या है, फिलहाल थोड़ा सा इसको ना मार्किंग करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक पोर्शन तो बड़ा है इन कंपैरिजन टू दूसरे पोर्शन के, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस यहां से ये छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ये सुनो। यस मैम। यस, तो ये जो बड़े वाला डिस्टेंस है ना बेटा, इसे बोलते हैं 2a लेट्स से, ठीक है? और इसका मतलब इसे आप बोलोगे मेजर एक्सिस, ठीक है? फिर हमारे पास एक दूसरा एक्सिस और है, दिस वन, इसको अपन बोलेंगे, थोड़ा बाहर लिख देते हैं एक बार में, ये हो गया 2b लेंथ दूर, और इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है? अगर आप इसका हाफ पोर्शन स्टडी करना चाह रहे हो तो इसको आप बोलते हो सेमी
minor axis to similarly अगर आप सिर्फ A को कंसिडर करते हो then it would be semi major axis. ठीक है, ऑब्वियसली ये बीच वाला ओरिजिन है. अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करूं तो 0, b हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करूं तो 0, -b हो जाएगा. इधर मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क करूंगी तो इधर आ जाएगा a, 0 और इधर आ जाएगा -a, 0. किसी को इतनी सी बात में कोई समस्या आई? नो मैम. नो मैम. ठीक है. बताया गया कि जो इलिप्स है ना, इसके दो फोकस होते हैं. लेट्स से एक फोकस ये रहा और एक फोकस ये रहा. ये बताया कि ये सेंटर से ए ई दूर है. अब ये ई क्या है अभी बात करेंगे. ये ए मतलब ई क्या है. फिलहाल आप बस कोऑर्डिनेट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. अभी हम बात करेंगे कि ई क्या है. फिलहाल मान लो कि ई कुछ होगा तो इट्स ए ई दूर होता है ओरिजिन से. कोई दिक्कत किसी को? जब हमें पता चला कि फोकस दो होते हैं तो केपलर्स का लॉ आगे कहता है एंड सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द फोकस. ठीक है, अब आप इसमें कोई भी दो फोकस है, किसी भी एक पर सन को बोल दो कि बैठ जाओ वहां पे, तो सन वहां पे बैठ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक पर बैठेगा. तो अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैंने सन को यहां पर बोल दिया कि भाई यहां पर आ जाओ इधर, तो बेसिकली कई बार प्लेनेट उससे बहुत दूर होगा, कई बार उसके बहुत पास होगा. यही होगा ना? यस मैम. यस. तो ऐसा ही एक्चुअली मोशन स्टडी किया गया था. अब देखो इक्वेशन देखते हैं. इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है बेटा x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एक रिलेशन होता है b² मतलब b और a में, और वो रिलेशन होता है ये. ठीक है, b² इज इक्वल्स टू a² विद इन ब्रैकेट 1 - e का स्क्वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस e का स्क्वायर कि ये e क्या है. इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का बेसिकली काम होता है ये बताना कि ये जो फिगर है वो कितनी फ्लैट है. ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो टू मेजर द फ्लैटनेस ऑफ सर्कल. ऐसे बोला गया कि सर्कल से ही इलिप्स बनता है लेकिन फ्लैट होता है थोड़ा सा सर्कल के कंपैरिजन में. तो ये जो ई का वैल्यू है ना, ये 0 से लेके 1 तक लाई करता है. अगर आप 0 की तरफ चलोगे तो फिगर सर्कल होती चली जाएगी, और 1 की तरफ चलोगे तो इलिप्स होती चली जाएगी, मतलब फ्लैटनेस इंक्रीज होती चली जाएगी. समझ में आता है क्या? यस मैम, थोड़ा थोड़ा. हाँ ओके. क्या इसमें समझ नहीं आया वो बताओ पहले. मैम ये लास्ट वाला कि e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. अच्छा ठीक है, देखो मैं इसका फील देती हूँ. एक काम करो, यहाँ पे e का वैल्यू 0 पुट करो. हाँ बेटा. मैम ये इक्वेशन है. हाँ, ये ना मैथमेटिकल पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स यही होता है. ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है. मैथ्स में आएगा भी जब आप कॉनिकल सेक्शन करके पढ़ोगे. कॉनिक सेक्शन करके एक चैप्टर होगा आई गेस. ठीक है, यहाँ पे b² इज इक्वल्स टू a², ये वाली चीज भी इलिप्स के बारे में ही है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको फील कराती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी. एक काम करो, यहाँ पे e का वैल्यू 0 पुट करो. अगर आप e का वैल्यू 0 पुट करोगे तो b बराबर a नहीं आ जाएगा? यस मैम. और अगर b बराबर a हो गया तो ये सर्कल ही तो हो गया भाई. b ये वाली चीज थी, a ये वाली चीज थी, दोनों बराबर हो गए तो रेडियस हो गई. यस और नो? यस मैम. यस. अब एक बात बताओ, अगर मैं e का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आपको क्या लगता है किसी फिगर को दबाते दबाते, सर्कल को दबाते दबाते कितना दबा सकते हो, क्या कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन इतना, राइट? यस मैम. देखो अगर आपने 1 रखा तो 1 - 1 0, b² 0, यानी कि b का वैल्यू 0 आ गया. b यही तो था, ये बिल्कुल खत्म हो गया कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो रिलेशन तो सही है ना?
बस वो यही चीज बोल रहा है कि तुम जैसे जैसे ई का वैल्यू 0 की तरफ ले जाओगे वैसे वैसे सर्कल बनता चला जाएगा, और जैसे जैसे ई का वैल्यू 1 की तरफ ले आओगे वो इलिप्स बनता चला जाएगा। तो बेसिकली एक फैक्टर है, एक टूल है जो फ्लैटनेस को डिफाइन करता है। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, चलेगा इतना? यस मैम। मैम ठीक है, अब एक चीज बताओ, हम मानते हैं कि भाई सन यहां पर है एक फोकस पर, ठीक है। अब सन, अब आपको पता है जो हमने येलो वाला ऑर्बिट बनाया हुआ है इसमें प्लैनेट घूमेगा, राइट यस राइट Yes, ma'am. राइट। ठीक है, थोड़ा सा सन बड़ा कर देते हैं क्योंकि प्लैनेट में और बड़ा बनाने वाले हैं। दिस इज सन। अब होगा क्या कि प्लैनेट कभी दूर आ रहा है कभी पास, सबसे ज्यादा दूर कब होगा? जब वो उस साइड बी की साइड होगा। आई गेस इस तरफ, बी की साइड नहीं इस तरफ, यस राइट। ये सबसे Yes, दूर वाला ma'am. पॉइंट है ना, इससे दूर नहीं जा सकता, ठीक है। और सबसे क्लोज कब होगा? जब वो इधर? लेफ्ट साइड होगा। वेरी गुड। तो अब आप ध्यान से देखना, इस पोजीशन को फिलहाल 1 बोल दीजिए और इस पोजीशन को 2 बोल दीजिए। आपको पता है ना सन एक फोकस पर होता है, यानी कि Yes, ma'am. अगर मैं इतना डिस्टेंस R1 बोलूं और इतना डिस्टेंस R2 बोलूं तो मैं एक्चुअली इनका वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ओरिजिन से AE डिस्टेंस दूर होगा और ये पूरा डिस्टेंस तो सेमी मेजर एक्सिस है, राइट। निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस? Yes, ma'am. तो कैलकुलेट करते हैं। एट पॉइंट 1 कौन सा था? जब प्लैनेट सबसे दूर है। आई गेस ये यूनिट एग्जिस्ट करती होगी, मतलब ये वर्ड एग्जिस्ट करता होगा। Yes, ma'am. शायद। नहीं करता तो आप फीलिंग समझ जाना। Okay, ma'am. सबसे दूर हो गया बोलेंगे, एट मैक्सिमम डिस्टेंस या फारदेस्ट पोजीशन ही सही है, ठीक है। तब बेटा R1 क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, तो R1 A प्लस ए ई नहीं आएगा? यस Yes, ma'am. भाई, A प्लस ए ई इज इक्वल्स टू R1। Yes, ma'am. ये हो गया इस तरीके से। बेटा इस पोजीशन को बोलते हैं एफिलियन। अब ये मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं इसको। आप एफओजी भी बोल सकते हो, जो मन करे वो बोल देना, ठीक है। बात एक ही है, एफओजी या एफिलियन। अब बात करते हैं वो वाला, ये बस नाम बता रहे हैं कि एफओजी पर जब भी बोलेंगे कि प्लेनेट एफओजी पर मतलब सबसे दूर है। अब ठीक है, मतलब बस इसके नाम है पॉइंट्स के। अब मैं पॉइंट 2 को डिस्कस करती हूँ। पॉइंट 2 मतलब नियरेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है, सन के नियरेस्ट पोजीशन जो है बेटा वो R2 है। क्या उसे मैं A माइनस ए ई लिख सकती हूँ? देखो Yes, ध्यान से, ma'am. पक्का ना, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस A हो जाएगा और इसमें से A आप माइनस कर दो तो R2 आ जाएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं पेरिफेलियन, या फिर इसे आप बोल सकते हो पेरिजी। अब आपको नेम से याद रखना है कि एफओजी मतलब सबसे दूर, पेरिजी मतलब सबसे पास। एफओजी है A1 प्लस ई पर और पेरिजी है A1 माइनस ई पर। ए है सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, ई है इसेंट्रिसिटी, 1 तो आपको पता है कि 1 होता है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ये सारी बातें हैं आपकी केपलर्स फर्स्ट लॉ की। बेसिकली केपलर्स फर्स्ट लॉ आपको सन और प्लैनेट के बारे में पोजीशन वाइज सारी चीजें बताता है कि वो ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है। इज दैट फाइन? Yes, मैम आपने जो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिखा था वो क्या है?
ये बेटा रिलेशन है सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस के बीच। इलिप्स का मैथमेटिकल फॉर्म है ये, ठीक है। यू नीड टू लर्न इट, हमें इसको डिराइव नहीं करना कि कैसे आया क्या आया, इलिप्स का होता है ये बात हमको पता होगी। मैम इसमें x और y क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेटा वो एक्स और वाई, अच्छा ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, एक्स और वाई कोई भी जर्नल पॉइंट हो सकता है। मैम इसका आगे यूज भी होगा क्या बेटा? मैम इसका आगे यूज भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल इसका यूज होगा, ये जो मैंने नीले डब्बे में बंद किया है इसका यूज है, ठीक है। चलिए, बस यही केप्लर्स का फर्स्ट लॉ था जिसमें उसने ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया, ठीक है, और ये एफओजी और पेरिजी को एक्सप्लेन किया। हमेशा याद रखना एफओजी सबसे दूर, पेरिजी पास में सबसे। अब बात करते हैं केप्लर्स की सेकंड लॉ की, ठीक है, फर्स्ट लॉ उतना ही था। केप्लर्स का सेकंड लॉ ये बोलता है, एक मिनट सन को फिर से बिठा देता है, कि सन एक फोकस पर है यहां, ठीक है, यस। तो ये बोला गया कि सन के चारों तरफ जब प्लैनेट घूमता है ना, रिवॉल्व करता है, तो वो सेम स्पीड से या किसी कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाता। क्या बोल रहे हो विशाखा? एक बार फिर से पूछना, क्या पूछ रहे थे? आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब सर के ऊपर से जा रहा है? मैम आ रहा है समझ। ठीक है, और जो चीज आपको ऐसे लग रही है ना कि ये इलिप्स में कैसे आ गई, यू नीड टू लर्न इट। सिर्फ लर्न कर लोगे काम बन जाएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है और वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप ऐसे बिलीव करो कि मैम ने बोला है तो सही है, बस, है ना। मैम हम आप पर हमेशा से भरोसा करते हैं और करते रहेंगे। हाँ थैंक गॉड आपने थे के आगे वो सारे टेंस लगा दिए, ठीक है। तो केप्लर्स ने बोला कि भाई प्लैनेट्स ना, आपको लगता होगा कि वो एक जैसी स्पीड में मूव करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला प्लैनेट्स डू नॉट मूव विथ सेम स्पीड अराउंड द सन, ठीक है। अब लोगों ने पूछा कि चलो सेम स्पीड से मूव नहीं करते तो किस स्पीड से मूव करते हैं, मतलब कुछ तो बताओ कि क्या होता है। उन्होंने बोला ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जितना सन के नियरर होगा, ठीक है, जितना सन के नियर होगा स्पीड फास्टर होगी, और जितना अवे होगा उतना स्लोअर होगा, ओके, ये बोला गया। यस मैम। ये चीज समझ नहीं आई। ये चीज देखो, अभी दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये दिख रहा है। यस मैम। अब आप ध्यान से देखो कि जब वो सन के पास आ रहा है तो स्पीड तेज है, स्पीड देखो, ज्यादा है और दूर है तो स्पीड कम 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 हो गई। यस मैम। और फील लेना है तो मैम उससे ले इसमें लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी लग रहा है क्या? ये देखो, दूर जा जाते स्पीड कम 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 कम, बहुत कम ऐसा कुछ बढ़ रही। 9th में ही पढ़ा था ना? ग्रेविटेशन था आपके पास 9th में, दिख रहा है आपको, फील हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ भी? यस मैम। यस मैम। Yes. मैम एक तो पेज पे बस एक बॉक्स में ही लिखा हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, तो आज हम उस बॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि ओके तुम ये बोल रहे हो कि सन के जब पास आएगा तो बहुत तेज होगा और सन से जब दूर जाएगा तो स्लो मूव करेगा। किसी का माइक बंद है क्या? अंकल की तरह। या और तनिष्का म्यूट हो गई मैम। ऐसे कान में ईयरफोन लगा के ऐसे मजा आ जाता है, मतलब मजा आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए फिर करते रहो। मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। थैंक्स पूजा, थैंक्स, इट्स फॉर यू, ठीक है। मैम फॉर सेफ्टी पर्पस आप ईयरफोन्स मत यूज करना ना, मैं करती। You're right.
ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर के आसपास के लोग शांत नहीं है ना, तो एक मैं बार चाहती हूँ इस अपनी क्लास में मम्मी के पास पटाखे बैठे फूटे। थे ना, क्या? एक बार अपनी मम्मी के पास बैठे थे तो आपने ईयरफोन्स लगा रखे थे ताकि हमारी बात उन तक ना पहुंचे, तो आप सेफ रहना, आगे से मत लगाना। अब बात करते हैं तो हो क्या रहा है इसमें। मतलब ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि वेलोसिटी कहाँ दूर, सॉरी कहाँ स्पीड फास्ट है, कहाँ स्लो है, आया Yes, समझ में? ma'am. ठीक है, तो द बेसिक थिंग इज यहाँ पर ना एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब ये ऐसी चीज थी जो किसी को समझ में नहीं आई कि केपलर साहब क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एरियल वेलोसिटी क्या है, जितना प्यारा एरियल इसका का नाम है, सरफ होता है ना, क्या होता है? एरियल का तो एक सरफ भी आता है। हाँ, तो यहाँ पे वाला नहीं है कि उसका प्लैनेट्स का सर्फ थोड़ी होता है। इसका मतलब है एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। समझ में आया इसका मतलब क्या है? मतलब कि एक सेकेंड में प्लैनेट कितना एरिया स्वीप कर रहा है। अर्थात जैसे कि एक पोजीशन पे प्लैनेट यहां है, एक सेकेंड में प्लैनेट यहां पहुंच गया, तो उसने इतना एरिया स्वीप किया। तो एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड इज कांस्टेंट, ठीक है, ये बोल रहे हैं। ये समझ में आया? अब आप ध्यान से एक बार जरा ये देखो, आपको और फील होगा कि यहाँ पे ये इतने ट्राइंगल्स क्यों बना रहे थे। ये आपको दिखाने कि कितना एरिया उन्होंने पर्टिकुलर टाइम में घूमा है, ठीक है। यस मैम। मैम बट जब प्लैनेट सन के पास है तो एरिया तो ज्यादा स्विप हो रहा है। नहीं, आप देखो ना, छोटा एरिया है, दूर हो तो ट्राइंगल का ये बढ़ रहा है, साइड्स बढ़ रही हैं, बेस कम होता जा रहा है। यहाँ बेस ज्यादा है बट साइड का लेंथ कम है, राइट? यस मैम। यस मैम। राइट शिवानी, कपड़े चमक जाते हैं। अब तुम वो और करो कि दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, है ना? मैम इसे प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। मुझे देखा, मुझे लगा था कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मैम देखो, सुहानी ने पूछा, सुहानी नहीं करती ऐसे भरोसा। सुहाने ऐसे वो तो मेरा दिल मजबूत है, वरना आज तो टूट ही जाता है ऐसे। कोई नहीं। क्या बेटा? आर्टिफिशियल वाला, क्योंकि असली वाला तो ब्लड पंप कर रहा है। मुझसे बायो बायो मत खेलना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। एरियल वेलोसिटी को आप डीए बाई डी टी भी बोल सकते हो, ठीक है। छोटे से टाइम में छोटा सा एरिया कवर किया, ठीक है, एंड दैट इज कांस्टेंट। समझ में आया? ये है इस केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। मैंने कहीं इलिप्स नहीं बनाया क्या? डर गई थी मैं। चलिए, अब एक्चुअली ना ये थोड़ा डिस्टेंस मैंने अपनी स्लाइड इतनी एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर दी थी। हम इधर आते हैं प्रूफ पर। मैंने पहले से, मुझे पता था आप में से लाइक कोई तो कह ही देगा कि प्रूफ कर दो इस चीज को, तो लेट्स प्रूव इट। देखो, हमारे पास सन है, ठीक है, अपने पास प्लैनेट्स भी हैं। प्लैनेट हम बना लेते हैं इधर, छोटा सा प्लैनेट इधर, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रही हूं कि लेट्स से ये प्लैनेट आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। भाई हट जाओ। ये आर डिस्टेंस दूर है। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि आर वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेते हो, यानी कि दिस वुड बी दी आर वेक्टर, ओके। अब आप देखो कि इसकी वेलोसिटी होगी कुछ किसी डायरेक्शन में तो होगी ना, मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसे मान लो, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है, तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा होगा। तो जो भी लोग इसे सर्कल से कराते हैं वो एक ये ईज ले लेते हैं कि थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे, बट हम ए वाला ईज नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत छोटा सा dt चलकर ये प्लेनेट लेट्स से यहाँ आ गया। इतना मूव नहीं होता, बट थोड़ा सा ना डायग्राम सही बन जाए उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा सा मूव करके वो इधर आ गया।
अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं हुआ है इसलिए हम इसको आर ही कंसिडर कर लेंगे, और आपके पास ये जो आर्क आई ये वी डी टी आई ना, यस मैम। यस मैम। ठीक है, और ये मैम। जो छोटा सा एरिया, हाँ जी बेटा, मैम एक बार रिपीट करना। हाँ जी, मैंने बोला कि प्लैनेट dt टाइम के लिए मूव किया, dt टाइम के लिए मूव किया फ्रॉम पोजीशन p टू p प्राइम, ठीक है, बहुत छोटा सा टाइम है dt, तो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस उसने मूव किया है, लगभग r सेम है, और हमेशा ध्यान रखो कि r वेक्टर आप जो निकालते हो ना वो रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर जाता हुआ, आप देखो r को ऐसे भी बोल सकते थे बट ये गलत होगा, ये बाहर जाता हुआ आर वेक्टर होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियली जाएगी, ये एंगल थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है। अगर सर्कल होता तब 90 डिग्री होता, क्योंकि सर्कल में तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बट ये प्रिविलेज हमारे पास एलिप्स में नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई, इस एरिया को उठा के बाहर बना दूं ऐसे, यस मैम। ठीक है, ये इस तरीके से, दिस इज वी डी टी, दिस इज आर, दिस इज आर, और मैंने आपसे बोला कि ये एरिया है ए। एक काम करो, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये आपका आर और यहाँ पे वी कुछ एंगल थीटा बना रहा है बेटा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यस मैम। और एच का वैल्यू वी डी टी साइन 180 माइनस थीटा आ जाएगा, यस मैम। पक्का? यस मैम। पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा। तो ये जो, भाई एक बात बताओ, ये आर्क मैंने बना दिया है, पर जब बहुत छोटा सा टाइम dt है तो ये आर्क लगभग स्ट्रेट लाइन होगी ना? मैम जैसे कि इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं नहीं, मुझे इसे सेक्टर ट्रीट नहीं करना ना, मुझे इसे एज अ ट्राइंगल ट्रीट करना है। अगेन हमें मैथ्स में डीप नहीं जाना, मुझे सिर्फ मैथमेटिकल टूल अपने हिसाब से इसको यूज करना है, और मेरे को छोटा सा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। यस मैम। यस, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा r और हाइट हो जाएगी v dt। बेटा साइन 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा। यस मैम। यस, आपके पास आ गया ये वाली चीज। यहां से एक काम करो, अगर मुझे एरियल वेलोसिटी चाहिए तो मैं dA बाई dt निकाल लू ना, जो हो जाएगा वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब आपको Yes, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, और ये फैक्ट है, इसको हैशटैग डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन। मैं बताया था ना कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम आपको किसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज कांस्टेंट। अब ये कैसे हुआ, एक बात बताओ, डायग्राम तो गंदा हो गया, यहाँ पे बना देता है। लेट्स से दिस इज एलिप्स, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि सन यहां पर है, प्लैनेट यहां पर है, और ये एक सेकेंड, हाँ, तो प्लैनेट यहां पर है, ठीक है, दिस इज आर ना, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, यस मैम। और ये इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आर क्रॉस एफ कैसे आएगा, यही तो टॉर्क होता है। यस मैम। तो यहाँ पे आर एफ साइन 180 डिग्री नहीं आ रहा, दोनों ओपोजिट है, और साइन 180 जीरो होता है, इसीलिए मैंने बोला टॉर्क जीरो, और अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। हाँ बेटा, मैम एक बार ये दोबारा बता दो। देखो मैंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज कांस्टेंट, ठीक है, सन के अबाउट कांस्टेंट है, तो आप टॉर्क भी सन के अबाउट निकालोगे। आपने प्लैनेट का और सन के बीच का आर निकाला, तो रेडियली आउटवर्ड आर लोगे, ठीक है।
फोर्स क्या है, वही जो सन है वो तो प्लेनेट को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो आर तो गया रेडियली आउटवर्ड और प्लेनेट कहाँ आया मूव फोर्स का, लाइक यू नो टुवर्ड्स द सन, तो ये अपोजिशन आ रहा है ना, दैट इज 180 डिग्री। तो आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का डेफिनेशन होता है व्हिच इज आर एफ साइन थीटा, थीटा इज 180, साइन 180, जीरो तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। जैसे कि अगर फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वैसे ही रोटेशनल फोर्स जीरो तो रोटेशनल मोमेंटम जीरो। याद रखना इस केस में एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इज इट फाइन? Yes, ma'am. पक्का सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए आ जाइए फिर इस बात पे। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हिच मींस, पता नहीं मेरा ये क्यों काम नहीं कर रहा। ओके मैम हमने जब बोला आप ये आ जाइए तो मुझे लगा आप क्वेश्चन देने वाले हो, अब समझ आ गया तो क्वेश्चन करो। नहीं, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? आर क्रॉस पी ना, यानी कि एम Yes, वी ma'am. आर साइन, सॉरी हाँ, एम वी आर साइन थीटा, राइट। यस देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वेलोसिटी और आर के बीच थीटा एंगल है, ठीक है। मैम, हाँ जी, हाइट वहां पे आपने कैसे निकाली थी? देखो पाइथागोरस ट्रायंगल से निकाल लो ना। ऐसे मान लो ये जो आर्क है, दिस इज मतलब आर्क नहीं, एक लाइन ही है क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। दिस इज वीडीटी और यहाँ पर है आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज एच परपेंडिकुलर बाय एच क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है यस मैम। यस है मैम। ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज एच, दिस इज वीडीटी, तो आ गया ना एच वीडीटी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। यस मैम। चलिए तो आपको ये समझ में आया एंगुलर मोमेंटम कैसे आया, एम बी आर साइन थीटा। यस यस मैम। मैम। या तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डी ए बाई डी टी, यहाँ पे पुट कर दो एल का वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तब बेटा डी ए बाई डी टी, देखो वो इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे यहाँ पे m पुट कर, मतलब ये चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, बात तो सेम ही रहेगी। पर अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी तो ऊपर बन जाएगा l और नीचे आ जाएगा 2m एंड डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू l बाई 2m। अब देखो अभी तो मैंने आपको बताया था कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड, कांस्टेंट। है ना। हाँ कांस्टेंट है, ठीक है भाई। मास ऑफ प्लेनेट भी तो कांस्टेंट है ना, तो जब एक इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट हो गया, मैम। यस एंड मैम। हेंस प्रूव्ड, राइट। ठीक है सुहानी, यस मैम। यस इट्स हेंस प्रूव्ड विद अ स्माइली। ओके नंदिनी, मेक श्योर करो कि ना ज्यादा क्लासेस जैसे मिस ना हो। समझ में आ गया, आगे चलो। मैम नेचर में इतने अच्छे से अरेंज है ये सारी चीजें। यस और एक फैक्ट बताऊं, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं हमेशा उनका मोशन ना आप उनके सेंटर के अबाउट निकालोगे, हमेशा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही आएगा। ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। वो तो अभी हम सेंट्रल फोर्स पहली बार ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे फैक्ट नहीं बताया, अदरवाइज इट्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ऊपर ही हो रहा है ऐसा जरूर नहीं, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उनमें यही हो रहा है। ये फिजिक्स की ब्यूटी है। मैम ठीक है? जैसे कि हम उसके बाद स्पेस के बारे में इतनी सारी चीजें जानते हैं, सब लोग इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, ओशियंस के बारे में क्यों नहीं करते? पहली बात तो ओशन बहुत 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 डीप है, यस आप मैम, सोच नहीं सकते इसलिए उतना उसमें डीप है। बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जाएंगे, टाइटैनिक से नीचे नहीं जा पाएंगे, और टाइटैनिक पे क्या हुआ था, मतलब मैम फिलहाल तो नहीं जा पाएंगे। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आगे जाके और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। हाँ तो आप लोग मैम हाँ ना तनिष्का को एक्सप्लोर जाना है करना। लगता है।
नहीं तो अच्छी बात है भाई, जाओ। हाँ पूजा, बोलो बेटा। मैम मैं कह रही थी प्रूफ करने के लिए आते हैं जो आपने वो मतलब आपके बोर्ड में अगर है ना तो आ सकता है, बटा मुझे तो da/dt इज इक्वल्स टू L/2m, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको दो पोजीशंस बताई थी ना, FOG और पैरिजी, यस मैम। राइट। अब उनका क्वेश्चन है, बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर सन यहां पर है तो आपको पता है, क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं। आपको पता है कि फिर पैरिजी यहां पर होगा और FOG यहां होगा। ठीक है, FOG R1 दूर और पैरिजी R2 दूर, ये तो पता है। यस मैम। यस, बस इतना ही पता होना काफी है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेट से v1 इस तरीके से है और यहाँ वेलोसिटी v2 इस तरीके से है। R1 रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाएगा और R2 रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सिर्फ एलिप्स में हमको यहीं पे और एक यहाँ पे ये प्रिविलेज मिल पाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट जब भी सेंट्रल फोर्स की बात हो, राइट। तो ये जो फर्स्ट Yes, पोजीशन और सेकंड पोजीशन है, L1 L2 बराबर होगा। आप यहाँ पे वैल्यू रखो, m v1 r1 sin 90 डिग्री, एक मिनट पूजा पे बात करते हैं, m v2 r2 एंड अगेन sin 90 डिग्री। यस पूजा, नो? ओके, आई अंडरस्टैंड आपने जो भी बोला, आई अंडरस्टैंड इट। आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? पूछो। नो मैम। ओके, ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई। एम बी आर साइन थीटा, बी और आर के बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बेटा फटाफट से मुझे एक चीज कंफर्म कर दो कि साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2, राइट। यस मैम। यस, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मैम इसमें नेगेटिव नहीं होगा एक साइड? क्यों? मैम क्योंकि देखो एक साइड वेलोसिटी नीचे की साइड है और एक साइड ऊपर की साइड है, तो ऊपर वाले में हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले में नेगेटिव। भाई r1 r2 भी तो चेंज हो रहा है उस हिसाब से। हाँ तो उसमें भी एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। देखो तो v क्रॉस r, v क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो और कर्ल करो सेकंड की तरफ, तो r कहाँ आ रहा है? इनसाइड जा रहा है। ठीक है, इधर की तरफ कैलकुलेट करो, v और r इसमें भी इनसाइड जा रहा है। मैंने बोला था एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैंने l वेक्टर कांस्टेंट बोला था, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर की वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। कूल, आप कहीं भी देख लो वो इनवर्ड ही जाएगा इस केस में। फाइन, यस हाँ जी, ओके। R1 क्या है? FOG वाला पोजीशन, याद है मैंने बताया था, इट इज A1 प्लस E। यस मैम। R2 क्या है? पैरिजी वाला पोजीशन एंड इट इज, हट जाओ, A1 माइनस E। बहुत बढ़िया। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा कि V1 प्लस E इज इक्वल्स टू V2 1 माइनस E। मार्क इट एज योर इक्वेशन 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं भाई, वैक्यूम में सारी कहानी चल रही है, और जो कुछ है वो इंटरनल फोर्स है, ग्रेविटेशन अगर है भी तो, और अगर आप उसे इंटरनल भी नहीं मान रहे तो ऐसे मान लो कि भाई ग्रेविटेशन तो लाइक यू नो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यस मैम। राइट। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो तो जीरो होता है, और प्लैनेट एक यू नो कंप्लीट इनिशियल फाइनल पोजीशन उसकी सेम ही आ रही है, तो वर्क डन मतलब
सब कुछ हटा के आप हटा सकते हो। बेसिकली कुल मिला के कहानी ये है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। मैम ये तो तो हर आपने जगह लगता है। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्स स्टडीज पे रहा है। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है और एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम से निकालनी है। तो एंगुलर मोमेंटम से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सेकंड इक्वेशन निकाल लीजिए। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगाएंगे। समझ में आता है? Yes, हाँ ma'am. ठीक है, पुट कीजिए भाई, लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Initial is equals to final. हाँ वो तो होगा ही। Initial थोड़ा? potential energy plus initial kinetic energy is Yes. equals to final potential energy plus final kinetic energy. इसको ऐसे लगा दो, एक हो गया आपका एफओजी वाला पोजीशन और एक हो गया आपका पेरिजी वाला पोजीशन, राइट? Yes, ma'am. अब बेटा U1 कैसे लिखोगे? मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R1, Yes, ma'am. राइट? और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये लिख के दिखाओ तो ये आ जाएगा हाफ एम V1 स्क्वायर। सिमिलरली U2 आ जाएगा GMS R2 और ये आ जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर। अब देखो आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे, काम करोगे, कुल मिला के मेन पॉइंट ये है कि देखो आप यहाँ पे क्या करो, R1 की जगह आप पुट कर दोगे 1 प्लस ई, R2 की जगह पुट कर दोगे 1 माइनस ई, ठीक है? और इक्वेशन फर्स्ट, उधर से आप V1 का वैल्यू निकालोगे V2 की टर्म में, ठीक है? उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, R1 R2 पुट कर दोगे, कुल मिला के आपके पास फाइनल एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बट आप इन एक्सप्रेशंस को ध्यान रखना। V1 क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे वेलोसिटी यानी कि एफओजी पर, और ये वेलोसिटी होती है G मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय A अंडर रूट में, ठीक है? अब इसमें और भी टर्म आएगी। फिर यहाँ पे आएगा V2 होगा पेरिजी वाली, ठीक है? अगेन दिस इज GMSA और अभी आगे एक टर्म आएगी, पता है आगे 1 प्लस सी और 1 माइनस सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में आएंगे। अब एफओजी पे मैंने आपको क्या बताया था कि जितना दूर होगा उतना स्लो मूव करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस ई डिनोमिनेटर में आएगा और 1 माइनस ई न्यूमरेटर में आएगा। पेरिजी वाला कहाँ है? जहां पे स्पीड ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा हो तो मतलब बड़ा वाला टर्म न्यूमरेटर में, छोटा वाला टर्म, हाँ तो आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो, ठीक है? मुझे बेसिकली बस ये पता है कि आपको ये एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, बाकी मुझे और कोई मतलब नहीं कि आपको ये मैथमेटिकल डीलिंग समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा। बट हाँ एफओजी और पेरिजी पे स्पीड पूछ सकता है। याद रखना एमएस क्या है? मास ऑफ सन। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैप्लर्स के थर्ड लॉ की। देखो थर्ड लॉ ना बहुत बहुत प्यारे तरीके से ये बोलता है कि अगर सन यहां पर है, ठीक, और कोई प्लैनेट, जैसे कि कोई भी प्लैनेट है कहीं भी है, उसको अपना पूरा एक चक्कर लगाने में टी टाइम लग रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. यस। तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, ये बोलेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। बस इतनी सिंपल सी बात बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। बेटा आर हम रेडियस के लिए यूज करते हैं जब हम सर्कल पढ़ते हैं, पर अब तो हमें पता है ना कि इलिप्स है, तो गलत हो जाएगा ना अगर हम सर्कल वाली चीज पढ़ें। वैसे अगर कोई आपको सर्कल के फॉर्म में पढ़ा भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात उससे भी वही आनी है। बट मैं तो आपको थोड़ा, क्या बेटा? मैम एनसीईआरटी में आर ले रखा है। हाँ अगर ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल जो इसका फील है बिना कोई अजम्पशन माने, इलिप्टिकल जो केपलर ने जैसे बोला था वैसे मान के दिखाएंगे, ठीक है? अब बड़ा सिंपल सा स्टेप है। एक बात बताओ, एरिया, मैम हम आप पे भरोसा करते हैं, हम इसका प्रूफ बिल्कुल नहीं मांगेंगे। अच्छा थैंक यू।
एरिया स्वेप्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। जब प्लेनेट एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है तब कितना एरिया वो घूम लेगा? एक बात बताओ, पूरा एलिप्स घूम लेगा नहीं घूमेगा? भाई यहां से है ना, ये पूरा ही एलिप्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर एरिया ऑफ एलिप्स के। अब एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, कोई बच्चा बता दे? हम नहीं पता। कोई नहीं, इट इज पाई ए बी। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ एलिप्स। ए क्या हो गया? सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस। बी क्या हो गया? सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस। ठीक है, पाई तो हमको पता ही है। इज दैट ओके? ठीक है, अब एक बात बताओ, कितना टाइम लगा टू कंप्लीट वन साइकिल? हम इसको टाइम पीरियड बोल देते हैं, है ना? यही तो होता है कि अगर एक पूरी कंप्लीट साइकिल को मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगे, दैट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्रोसेस। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। यस और नो? यस मैम। बोलो। ओके, तो फ्रॉम केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर के सेकेंड लॉ से बेसिकली हमें समझ क्या आ रहा है कि भाई उसने बोला था हमें dA by dt कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमने एक्चुअली निकाला था L/2n। तो हम उसको यहां भी तो यूज कर सकते हैं। इस चीज का यूज करके मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि पाई ए बी विच इज द टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स t टाइम में इज इक्वल्स टू L/2n। बोलो, लिख सकते हैं ना हम लोग? अब L का वैल्यू क्या रखें? L तो हमें पता है कि इट्स NBR sin थीटा, राइट? यस मैम। NBR sin थीटा होता है। यस मैम। ठीक है, m से m कैंसिल, यहां पर आपके पास आया पाई ए बी बाई टी इज इक्वल्स टू BR sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। किसी को कोई दिक्कत है इस पॉइंट पे क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब एक काम करो, जरा साइन थीटा की भी दिक्कत हटाते हैं। अगर प्लेनेट यहां पर है तो यहां पर होगा ना एक पॉइंट पे, तो अगेन आपके पास वो प्रिविलेज है ना याद, आर और बी परपेंडिकुलर वाली। यस मैम। ठीक है, और पता है इस पे लेने का पॉइंट क्या है, क्योंकि हम R1 R2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। R1 FOG वाला हो गया, R2 पेरिजी वाला हो गया, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने इस फर्स्ट पॉइंट पे ले लिया, तो यहां पे लिख लेते हैं एट पॉइंट 1। आप एक काम करना, आप पेरिजी पे निकाल के लाना, सेम ही आएगा। तो उस पर थीटा तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि आप लिख सकते हो V1 R1। V1 R1 क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको अभी V1 बता दिया है, मतलब वेलोसिटी एट FOG, और R1 भी आपको पता है ना? यस मैम। भाई देखो, V1 ये रहा FOG वाला, और R1 आपको पता है A 1 प्लस E होता है। हाँ, चलो फटाफट से इसको पुट करते हैं। पुट V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट GMS डिवाइडेड बाय A 1 माइनस E, क्योंकि मैं भी मतलब इसको ऐसे ही याद रखती हूँ कि भाई FOG है मतलब स्पीड कम होगी, तो बड़ा वाला नीचे आएगा और छोटा वाला ऊपर जाएगा। इस तरीके से, ठीक है? ये V1 का वैल्यू हो गया, R1 का वैल्यू A 1 प्लस E हो गया। आप क्या करो, इन सारी टर्म्स को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू V1 R1, यानी कि GMS बाई A 1 माइनस E 1 प्लस E, ठीक है, इंटू A टाइम्स ऑफ 1 प्लस E। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कर सकते हैं? यहां से A से A उड़ा दें, यस मैम। B को क्या लिख सकते हैं? कुछ भी। नहीं, एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्वायर करो, तब मुझे आंसर देना। अगर तब भी कुछ भी आंसर दिया तब बताऊंगी।
It's pi square b square by t is equals to gms by a 1 minus e by 1 plus e, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, राइट। बेटा बी स्क्वायर मैंने आपको कुछ बताया था ना कि याद रखना। यस मैम, ए स्क्वायर B इंटू 1 माइनस ई कुछ ऐसा था। 1 माइनस ई का स्क्वायर, आप Yes, इसको ma'am. वहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर बाय टी इज इक्वल्स टू जी एम एस बाय ए 1 माइनस ई। अब एक बात बताओ, अरे हट जा भाई, नीचे 1 प्लस ई है, ऊपर 1 प्लस ई का स्क्वायर है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा ना। यस मैम। यस, Yes, वेरी ma'am. गुड। समझ में आया ना सबको पक्का? मैम एक बार देखो। पुलिस लाइन। देखो Oh, 1 yes. प्लस ई है ना ये डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, तो एक Yes, से ma'am. ये हो जाएगा ना, तो एक ही तो बचेगा आपके पास। यस मैम। यस मैम। मैम यहाँ पे अभी जो- स्क्वायरिंग दो साइड करा है हमने, हाँ जी बेटा, ताकि ना रूट हटा दे, रूट गंदा लगता है ना। तो मैम टी पे स्क्वायर क्यों नहीं आया? ठीक है, हाँ मैम इसमें आप ए की वैल्यू भी तो लिख सकते हैं ना, ए क्यू। हाँ अभी करेंगे ना। ये जो ए है इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब। बेटा 1 माइनस ई स्क्वायर पे ऐसे तो 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पे दिक्कत थोड़ी देगा। नो मैम, फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला। हाँ, और इस हिसाब से ये चीज इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी और ए प्लस बी करके लिखते हो ना, तो वैसे तो लिखा हुआ था, हटा दो। यस तो आपके पास बचा दिस थिंग इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे पाई जी और मास ऑफ सन सब कांस्टेंट है, यस मैम। राइट? तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ गया ना। यस मैम। यस एंड मैम। दिस और ये एक्चुअल लॉ है, हमने ना इसको इलिप्स से ही प्रूव किया है। अगर हम सर्कल से प्रूव करते तो बहुत जल्दी हो जाता। वो काम आप करके लाओगे, इजी वाला। किसी तो बच्चे ने मैम कहा इसको था, डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। याद नहीं बच्चे, समझ के करो ना। आप ना सर्कल वाली कर लेना अगर आपको इलिप्स वाला दिक्कत दे रहा है तो। बट वैसे मैं चाहती हूँ अगर आप इलिप्स वाला करोगे ना, तो लाइक जितनी भी कॉपीज होंगी ना आपकी क्लास में 50-60, उनमें अलग ही कॉपी होगी आपकी। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है यहाँ से। मैम बोर्ड्स में कौन सा करना है? बोर्ड में आप वो करना जो आपको स्कूल में कराएंगे। मैम अगर इतनी अलग कॉपी होगी तब तो मैम सबका देख के हमारा अलग देख के पहले ही काट देंगे। अच्छा, मैम, तो एक लगता तो है कि हमारी टीचर को physics चेक करना वाली- नहीं आएगा। एक तो हमारी फिजिक्स वाली मैम बोलती है कि जो मैं करा रही हूँ कॉपी में बस वही वाले नोट्स बनाओगे, कहीं और से एक्स्ट्रा नोट्स कितने भी अच्छे आप बिल्कुल नहीं बनाओगे, मैं काट दूंगी। जो मैं लिखवा रही हूँ वही वाले नोट्स होने चाहिए, वही अच्छे। और वो बहुत गुस्सा भी करती हैं, डांट देती हैं। ये गलत बात है। हम पीछे बैठते हैं जाके तो हमें स्पेशली आगे आके बुलाती हैं और डांटती हैं, ओह, इसीलिए मैं हम तो बहुत अपने डरती है ऐसे टीचर से। खैर, हम उनका पीरियड लगते ही आगे चले जाते हैं। मैं तो इतनी बदतमीजी करती हूँ, मुझसे कह दें कि क्लास के बाहर रहा करो बेटा, अंदर नहीं प्लीज। मैम मैम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर रखकर भी तो हम कर सकते यस हैं यस ना। यस यस यस, वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है ना। लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखो। तो मेरा काम था आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाना, जो आई थिंक आई डिड, है ना, इलिप्स वाला, क्योंकि इलिप्स वाला जल्दी कोई बताएगा नहीं। दैट्स कूल हर्षित, दैट्स वेरी कूल हर्षित। ये वाला क्वेश्चन करना लास्ट है, ये बस 5 मिनट है हमारे पास। फटाफट से 2 मिनट में तुम ट्राई कर लो, 3 मिनट में मैं बता दूंगी। हमें बोला कि अगर हम अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। और प्रेजेंट में जो है उसके लिए टाइम पीरियड आपको पता है 365 दिन होता है।
और आपने कहा होगा कि कॉपी पे लिखना भी था। मैम मैं सही इसमें बता रही हूँ, बट अगर होगा हम्म फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? आप खुद सोचो, टाइम पीरियड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, कौन सा यूज होना चाहिए? तो मैम वो a क्यूब जो था वो डिस्टेंस था ना? वो सेमी मेजर एक्सिस से डिस्टेंस था, राइट? अच्छा, तो अब हम क्या करें फिर? तो आप देखो उसको, उसी के से हो जाएगा आई गेस। वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया भाई, सही स्पीड है। हम भी थोड़ी तेज करते हैं स्पीड उन लोगों से सीख के। आती हूँ मैं तुम्हारे स्कूल और मैं सब चीजें सीख के करती हूँ। यस मैम प्लीज, हमारी मैम आती हैं, नोट्स देती हैं बच्चे को लिखवाने के लिए, वो लिखवा देता है या बोल देता है, हम लिख ओह लेते दैट्स कूल, मैं भी करती हूँ फिर। इलास्टिसिटी के नोट्स पकड़ाऊंगी और फ्लूइड्स के नोट्स पकड़ाऊंगी और थर्मल के नोट्स पकड़ाऊंगी। अरे चैप्टर ही खत्म, वेव्स ऑसिलेशन करा दूंगी फिर मैं सबसे जब आगे। जब मैम ना यही करा रही थी तो मैंने पूछ लिया विस्कोसिटी क्या होता है, तो मैम ने बोला बेटा वो 3 चैप्टर पीछे पढ़ा था हमने। और फिर मैं क्या बोलती मैम से, बच्चे कहीं ना पीरियड ओवर हो गया बोले। ओके, आंसर बी आ रहा है। हमारी क्लास में ना, पता है, एक बच्ची ने कुछ ऐसा पूछा था सर से कि सर ने ना, उसे फिजिक्स के सर थे हमारे और मुझसे बहुत चिढ़ते थे, और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, आयरॉनी ऑफ माय लाइफ। बट ठीक है, एक बच्ची ने ऐसा सवाल पूछा कि सर ने आधे घंटे तक उसका जवाब दिया। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ऐसे 2 दिन क्वेश्चन और लाओ, आधा घंटा और हम 45 मिनट पूरे निकालेंगे। मेरी केमिस्ट्री वाली मैम बोलती है जो डाउट पूछना है मुझे पहले खड़े हो जाओ, अब तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। अरे भाई मैं भी फंस गई, बस फटाफट से क्वेश्चन करके वाली स्टोरी सुनाऊंगी, मुझे याद दिलाना केमिस्ट्री वाली, ठीक है? अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, देखो होगा क्या, यहाँ पर अर्थ, सॉरी सन है, ठीक है, ये अर्थ है, वो इलिप्स है, दिस डिस्टेंस इज डी। तब टाइम पीरियड आपके पास हो गया 365 डेज, ठीक है? फिर हमने कहा कि सन तो वही है, अर्थ को पास ले आओ, कितना, t/2, तब टाइम हो जाएगा t2। अब एक बात बताओ, हमें पता है ना कि t2/t1 का स्क्वायर, पता नहीं actually काम क्यों नहीं कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल्स टू भी बोल सकते हो आप, a2/a1 का क्यूब। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, t2 वो आपसे पूछ रहा है, t1 का स्क्वायर यानी कि 365 इंटू 365, भाई डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a2 आपका d/2 है, a1 d है, तो 2 का क्यूब कितना बचा, 8। इस तरीके से यहां से आप t2 का वैल्यू निकाल लो, तो 365 डिवाइडेड बाई 2√2, एक काम करो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो 365 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.4 बचेगा, आप इसको सॉल्व कर लो, 4 9s are 36 एंड 4 1s are 4। अब इसे 91 ही मान लेते हैं, 91 इंटू 1.4, इसे सॉल्व कर लो। यार मुझे तो ये भी सॉल्व करना नहीं आता, आता है मुझे, करना जरा, लगभग लगभग कैलकुलेशन क्या आई। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है कैलकुलेटर की, बट मेरे पास है? यस मैम। ठीक है, मैम 127.4 आ रहा है। 127.4 समथिंग कितना आ रहा है? 127. अब इसके क्लोज जो ऑप्शन होगा वो मार्क कर देंगे, हमने पता है, हमने अप्रोक्सीमेशन किया है। 129 आ रहा है, ठीक है, क्लोजेस्ट Yes, यही था। तो ये आपका आंसर हो गया, ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से हम वो मार्क कर देते हैं, अपना सिलेबस ऑफ नीट। स्टोरी। हाँ, स्टोरी भी बतानी है मुझे। बस मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, और जो मैथ्स वाले सर थे उनकी नजरों में मेरी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ मैम, हमें होशियार आप पे बच्चे। पूरा देखो, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ कर लिया, केपलर्स लॉ कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर ली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर लिया। आगे जाओ भाई, या
एस्केप वेलोसिटी कर लिया, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कर लिया। लेविटेशन कंप्लीट। इसमें से खुशी की बात नहीं है, बाकी लोग भी कंप्लीट करते हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट होते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। मैम बट इसके अंदर ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में। बट बहुत प्यारा चैप्टर है ये, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन मैम दोबारा टीचर्स के समझा देना मैम। ओके ठीक है बेटा, मैं बस बताती हूँ। सब होते हैं। देखो उसमें ना, एक सेकंड बस, एक सेकंड, उसमें ना आपको सिंपल करना है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। बस आपको वही तो करना है। हमने रेशियोज निकाल दिए दोनों कंडीशंस में कि T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 का क्यूब। भाई A2 क्या है आपका, D बाई 2, यहाँ पे आप वैल्यू D बाई कैसे 2। पुट करा है ना मैम, अपने वैल्यू कैसे पुट करा है वो समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसे करा ना, A2 की जगह D बाई 2 रख दो और A1 की जगह D रख दो। इससे D से D कैंसिल, 1/2 यानी कि 1/2 का क्यूब 8 आ गया। और T1 ये तो हमें पता ही कि साल में 365 दिन होते हैं, यस मैम। राइट। चलिए आप क्लास का रिचुअल पूरा कर दीजिए जल्दी से। बाय मैम। बाय मैम। यस, जस्ट वेट फॉर